मगध के राजा धनानंद को हराने के बाद जब चंद्रगुप्त मगध के शासक बने तो राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह के पश्चात समुद्र का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश की राजगद्दी संभाल ली। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत करने वाले समुद्रगुप्त गुप्ता वंश के महान शासक थे। समुद्रगुप्त का न सिर्फ एक कुशल योद्धा बल्कि उदार शासक भी थे, बल्कि समुद्रगुप्त ने कला संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास भी किए थे। यह समुद्रगुप्त के प्रयासों का ही फल है कि उनकी वंश के बाद भी कला के प्रति लोगों का प्रेम नहीं हुआ। इस लेख में आपको समुद्रगुप्त के राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी समुद्रगुप्त को विश्व के इतिहास में सबसे महान और सफल सम्राट तथा सेनानायक माना जाता है। कई विद्वानों के अनुसार समुद्रगुप्त का शासनकाल हमारे देश के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। समुद्रगुप्त वंश के संबंध रखते थे और इन्हें गुप्ता वंश का महान राजा कहते जाया था। समुद्रगुप्त एक बहादुर योद्धा होने के साथ साथ एक उदार शासक और कला प्रेमी व्यक्ति थे। इसके अलावा उन्हें संगीत से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। समुद्रगुप्त के कई भाई थे, परंतु उनके पिता ने समुद्रगुप्त की खूबियों को देखते हुए इन्हें ही राजा के पद के लिए चुना, जिसके लिए 1 साल तक काफ़ी संघर्ष चला, परंतु आखिर में सभी समुद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए मान गए। भारत के महान सम्राट समुद्रगुप्त का जन्म चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छी कुमार देवी के परिवार में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्रगुप्त की गिनती हमारे भारत देश के महान सम्राट में होती है। सम्राट समुद्रगुप्त का नाम इंडिया हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। समुद्रगुप्त का एक महान विजेता थे। इसके साथ ही समुद्रगुप्त उदार शासक के तौर पर भी भारतीय इतिहास में जाने जाते थे। समुद्रगुप्त को कला और संस्कृति से बेहद प्रेम था। इन्हें कविता और संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव बचपन से ही था। अपनी जिंदगी में समुद्रगुप्त ने वैसे तो कई शादियाँ की थी, क्योंकि उस टाइम एक राजा की कई रानियों से शादी करता था, परंतु समुद्रगुप्त को किसी भी रानी से शादी करने के बाद संतान की प्राप्ति नहीं हुई। परंतु जब समुद्रगुप्त ने अग्र महिषी पट महादेवी से शादी की तो उनसे उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रखा गया। समुद्रगुप्त हालांकि कभी कम समय तक राजा के पद पर रहे थे, क्योंकि उनकी आयु की काफ़ी कम थी। जब उनके पिताजी ने उन्हें राजा बनाया तो उन्हें कुशलतापूर्वक अपना कार्यकाल चलाया, परंतु अधिक दिन तक जीवित न रहने के कारण इनका कार्यकाल लंबे समय तक नहीं चल पाया। जब समुद्रगुप्त के पिताजी ने इन्हें राजा बनने का निर्णय लिया तो तब उनके प्रतिद्वंदियों को उनका यह निर्णय बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसी के कारण वह लगातार अपने प्रतिद्वंदियों से संघर्ष करते रहे। यह टकराव तकरीबन 1 साल तक चला और आखिरी में सर्वसम्मति से समुद्रगुप्त को राजा के पद पर विराजमान किया गया। समुद्रगुप्त को संगीत से काफ़ी लगाव था। इसके साथ ही साथ वह खुद भी एक अच्छे संगीतकार और प्रसिद्ध कवि थे। समुद्रगुप्त को संस्कृति का इंसान भी माना जाता था। समुद्रगुप्त के साहित्य से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और वो खुद एक कवि होने के नाते वह हमेशा साहित्य के प्रचार पर विश्वास रखते थे और इसलिए उन्होंने साहित्य का प्रचार करने के लिए विद्वान लोगों को इकट्ठा किया और इंडिया हिस्ट्री के धार्मिक, कलात्मक और साहित्यात्मक पहलुओं को बढ़ावा देने के काम किया और उन विद्वानों को भी इसे प्रसारित करने के लिए कहा। गुप्त वंश के अन्य राजाओं की तरह समुद्रगुप्त को भी हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वह हिंदू धर्म की शिक्षा में विश्वास रखते हैं, दयालुपन के गुणों का पालन करते थे, इसलिए समुद्रगुप्त को दयालु शासक भी कहा जाता था। इसके अलावा वह अन्य धर्म, मजहब, मत और संप्रदाय के प्रति भी सम्मान भाव रखते थे। समुद्रगुप्त ने बौद्ध तीर्थ यात्रा के लिए भी तब एक मठ बनवाने का आदेश दिया जब सीलोन के राजा ने उनसे बौद्ध यात्रियों के लिए मठ बनवाने की अपील की। समुद्रगुप्त एक भिन्न प्रकार के कौशल रखने वाले शासक थे। उन्हें भगवान ने कई उपहार दिए थे, जैसे कि समुद्रगुप्त एक अच्छे राजनेता थे, वह युद्ध करने में भी माहिर थे, यानी कि वह एक अच्छे योद्धा थे। वह एक नॉर्मल कवि और संगीतकार भी थे, वह परोपकारी भी थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त आर्ट और साहित्य और संरक्षण भी थे। गुप्त कला के दौरान जारी किया गया सिक्के और शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रतिमा बखूबी देखने को मिलती है। पिताजी के आदेश पर समुद्रगुप्त ने साल 365 ईस्वी में गुप्त राजवंश के दूसरे शासक के तौर पर राजगद्दी संभाल ली और उसके बाद उन्होंने लगातार अपने राज्य का विस्तार किया। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया और वहां पर कब्जा करके उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाया। इसके अलावा भी उन्होंने इंडिया के नई राज्यों को जीतने के लिए अपनी विजय यात्रा स्टार्ट की। समुद्रगुप्त ने मुख्य तौर पर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया। अपनी विजय यात्रा के दौरान समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद से लेकर बंगाल की सीमा तक गंगा घाटी, नेपाल, असम, बंगाल, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमा लिया था। अपने पिताजी के कहने पर राजगद्दी संभालने के बाद तकरीबन 51 साल तक समुद्रगुप्त ने अद्भुत शासन किया और उन्होंने अपने 40 साल के शासन में कई राज्यों पर अधिकार किया और अपने राज्य का काफ़ी बड़ी मात्रा में विस्तार किया।
इतिहासकार की जानकारी भी स्मिथ ने सम्राटगुप्त को उनकी जीत के लिए इंडिया का नेपोलियन यानी कि भारत का नेपोलियन कहाकर संबोधित किया गया था। हालांकि ऐसा कई इतिहासकार और भी थे जो उनके इस वक्तव्य पर सहमत नहीं थे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि सम्राटगुप्त के जितनी भी लड़ाई लड़ी थी उसमें वह किसी भी लड़ाई में हारे नहीं थे, ना ही उनके कभी कारावास हुआ था। सम्राटगुप्त ने राजगद्दी संभालने से लेकर अपनी मृत्यु तक अपने राज्य का शासन संभाला था। सम्राटगुप्त ने राज्य का शासन संभालने के बाद स्वर्ण मुद्राओं को करेंसी के तौर पर मान्यता दी थी और इसलिए अपने शासन के दौरान सम्राटगुप्त ने शुद्ध स्वर्ण मुद्रा और अच्छी क्वालिटी की ताम मुद्राओं का प्रचलन किया था। सम्राटगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कुल 7 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जो आचार, वैकल, एक्सा, अश्वमेध, टाइमगाइगर, शिलेगार, राजा और रानी एवं लाइसेंस थे। सम्राटगुप्त एक कुशल और परमकारी योद्धा तो थे ही, उसके साथ अलावा भी उनके अंदर ऐसे कई गुण थे जिसने काफ़ी प्रसिद्ध पूरी दुनिया में दिलाई। सम्राटगुप्त को संगीत सुनने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। इसके अलावा वह काफ़ी अच्छे तरीके से वीणा भी बजा लेते थे। इसके अलावा सम्राटगुप्त बहुत ही अच्छे संगीतकार भी थे। इसकी झलक उनके द्वारा निर्माण किए गए सिक्कों में भी दिखाई देती है, जिसमें कई जगह पर वीणा की झलक दिखाई देती है। सम्राटगुप्त काफ़ी अच्छी कविता भी कह लेते थे क्योंकि वह एक अच्छे कवि थे। लोक मान्यता के अनुसार सम्राटगुप्त समय मिलने पर अपने दरबार में कविता का पाठ करते थे, परंतु उनकी रचनाओं के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार ऐसा है जो इस बात पर सहमत नहीं है कि सम्राटगुप्त कविता का पाठ अपने दरबार में करते थे। सम्राट सम्राटगुप्त ने जिंदगी भर अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई लड़ी। वही नेपोलियन ने जितनी भी लड़ाई लड़ी उन सबके पीछे उसका उद्देश्य खुद को पावरफुल बनाया था। कई लड़ाइयों में नेपोलियन को हार का सामना भी करना पड़ा। वहीं सम्राटगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान जितनी भी लड़ाई लड़ी थी उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की थी। किसी भी लड़ाई में उन्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। सम्राटगुप्त राजा के बेटे थे, वही नेपोलियन एक सेनापति था जिसने अपनी रणनीति से शासन को प्राप्त किया था। शासन संभालने से लेकर अपनी अंतिम सांस लेने तक सम्राटगुप्त को स्वतंत्र राजा के तौर पर कार्यभार संभाला। वहीं नेपोलियन की मृत्यु एक बंदी के तौर पर हुई। नेपोलियन की कोई भी संतान नहीं थी। वही सम्राटगुप्त ने अपने पीछे के उसके राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को छोड़ा। सम्राटगुप्त की मृत्यु कब हुई इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ग्रंथ से प्राप्त नहीं हुई, परंतु ऐसा माना जाता है कि अगर सम्राटगुप्त ने ईस्वी सन 335 से लेकर 380 तक शासन किया था तो उनकी मृत्यु ईस्वी सन 381 में हो सकती है, क्योंकि कई जगह पर इस बात का उल्लेख न मिलता है कि राजा बनने के बाद सम्राटगुप्त ने अपनी मृत्यु तक राज्य का शासन संभाला था।